गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मास्टर क्लास। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या चीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एरिया क्या होता है ना? एरिया क्या होता है? बेसिकली सभी को पता है कि अगर हम बात करते हैं एरिया की, तो एरिया आप एक प्लेन सरफेस का निकालते हैं। तो आज सबसे पहले कुछ एक नई चीज समझें एरिया के बारे में कि जब भी आपसे कोई भी, सपोज कीजिए मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप आपको दे दिया और ये जो है ये है 10 सेंटीमीटर का दिस वन विड्थ एंड लेंथ एंड दिस विड्थ आई एम टेलिंग यू इज ऑफ 5 सेंटीमीटर की। तो इस तरीके से बोल दिया कि आपके पास में एक फिगर है, रेक्टेंगुलर फिगर है और वो कितना है 5x10 का। तो इसका अगर मैंने एरिया आपको निकालने के लिए बोला तो आप एरिया बहुत ही अच्छे तरीके से निकालेंगे। आप क्या करेंगे सर, दोनों साइड का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एरिया मिल जाएगा और दैट इज व्हाट 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया, आपने बोल दिया एरिया हो गया। मगर आपसे अगर मैंने एक नई चीज पूछी और मैंने आपसे कहा बताइए कि इस एरिया का या इस रेक्टेंगल का जो कि एक प्लेन में बना हुआ है, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इसकी दिशा क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर आप पागल हो गए क्या, एरिया का भी कोई डायरेक्शन होता है? हाँ बच्चों, एरिया का भी डायरेक्शन होता है। एरिया स्पेशली सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं तब वहां पर उसे वेक्टर कंसीडर किया जाता है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, यस। छोटी क्लासेस में आपको नहीं पढ़ाया जाता बिकॉज रिक्वायरमेंट नहीं होती इस तरह की, मगर जब हायर क्लासेस में स्पेशली इन 11th 12th एंड मोर जब टेक्निकल एजुकेशन में जाते हैं तब हमें जरूरत पड़ती है कि हम तब सरफेसेस को वेक्टर की तरह डील करने लगते हैं, है ना? तो अगर ओरिजिनली पूछा जाए तो हाँ, जो एरिया होता है वो वेक्टर होता है। अब देखिए बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो क्वांटिटीज हो सकती है वो दो तरह की होती है। या तो वो एक प्लेन हो सकती है एरिया जिससे हमने बोला, या फिर वो 3D हो सकती है ना? 3D मीन्स अगर मैं बात करूंगा, सपोज कीजिए कि अगर ये जो आपने रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल बना किस में है? एक प्लेन में बना हुआ है। किस में बना है? प्लेन, है ना? और प्लेन जो सरफेस होता है वो कैसा होता है बेटा? वो होता है 2 डायमेंशनल, 2D, है ना? 2D होता है। मगर क्या एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या वो 3D में भी हो सकता है? यस सर, वो 3D फिगर्स में भी हो सकता है। अगर मैंने सपोज कीजिए एक स्क्वायर क्यूब लिया, मैंने एक क्यूब लिया, तो क्या इस क्यूब के जो फेसेस होंगे वो प्लेन होंगे, है ना? अलग अलग प्लेन से मिलकर के बना हुआ है, अलग अलग प्लेन से मिलकर बना हुआ है। इसके कितने फेसेस हो गए? 1 2 3 4 5 इस तरफ एंड 6। तो जो 6 फेजेस हैं इस क्यूब के, वो सारे के सारे क्या हैं? प्लेन एरियाज हैं, है ना? क्या है? एरियाज है। ये फिगर जो है, क्या ये 3D फिगर है? यस, 3 डायमेंशनल फिगर है सर। 3 एक्सिस में बना हुआ है। अगर बहुत अच्छे से देखो तो इसके पास में 3 एक्सिस है, 1 2 एंड 3 एक्स वाई जेड। अगर वही हम इसकी बात करें, इस रेक्टेंगल की बात करें, तो ये केवल 2 एक्सिस के अलोंग बना हुआ है, दैट इज एक्स एंड वाई। तो यहां पे ये 3D हो गया, है ना? वो 3D है ऑब्वियसली। तो वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करना पड़ा क्योंकि घर की लाइट चली गई थी, है ना? इस जगह की लाइट चली गई थी इसलिए। आइए तो फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया, जिसे आपको अभी बताया गया कि बेसिकली एरिया वो चाहे 2D हो या 2D फिगर्स का हो या 3D फिगर्स का हो, 3 डायमेंशनल फिगर्स का हो, अगर हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया कैसी क्वांटिटी है? एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे। देखिए अगर हमारे पास में कोई प्लेन फिगर दिया हुआ है ना, कोई प्लेन है, प्लेन सरफेस है, तो उसका डायरेक्शन कैसा होता है? उसका डायरेक्शन होता है नॉर्मली आउटवर्ड। कैसा? नॉर्मली आउटवर्ड। अगर मैं इस प्लेन की बात करूं तो इस प्लेन के इस बोर्ड की बात करूं तो इस बोर्ड के लिए एरिया क्या होगा? एरिया होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड
है ना, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, इट विल बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ऐसा बाहर की तरफ। तो अगर इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल की बात करें जो कि 5x10 का है, इसके लिए एरिया क्या होगा, एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा। प्लेन के लिए परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। दूसरी बात समझने वाली, क्या केवल हमेशा एक ही तरफ हो सकता है ना, ओनली इट कैन बी ओनली एट वन साइड, या आउटवर्ड होगा? क्या हमेशा ही आउटवर्ड होगा, मीन्स इस डायरेक्शन में होगा? नहीं, इट कैन ऑल्सो बी इनवर्ड, है ना। ये दोनों तरफ हो सकता है। इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन की हम बात करें तो इस तरफ, और या फिर इस तरफ, है ना, दोनों तरीके से हो सकता है। मगर जो समझने वाली बात है वो ये है कि किसी एक प्रॉब्लम में जो भी न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं, उस न्यूमेरिकल में ऑब्वियसली बात, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन, दैट इज वेक्टर कैलकुलेशन। ओनली एट दैट टाइम वी नीड द डायरेक्शन, है ना। जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमें वेक्टर कैलकुलेशन करना है। उस कंडीशन में हमें कोई एक प्रॉब्लम के लिए थ्रू आउट द प्रॉब्लम हमने जो डायरेक्शन कंसीडर कर लिया, चाहे आप इस तरफ का ले लीजिए या इस तरफ का ले लीजिए, मगर एक टाइम पे एक डायरेक्शन थ्रू आउट द प्रॉब्लम कंसीडर करके चलना। ऐसा नहीं है कि आप आधी प्रॉब्लम में दूसरा डायरेक्शन ले लेंगे फॉर योर कन्वीनियंस, ऐसा नहीं कर सकते। इफ यू आर टेकिंग दिस डायरेक्शन, देन फॉर द होल प्रॉब्लम गो थ्रू दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली, है ना, नॉट फॉर द होल लाइफ, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं। ये तो एक बात हो गई, किसी हम प्लेन की बात कर रहे हैं, किसी एक प्लेन फिगर की बात कर रहे हैं, प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं। जब 3D पे आएंगे तो क्या होगा, 3D में क्या होगा, तो फॉर 3D द डायरेक्शन विल बी नॉर्मली आउटवर्ड ऑलवेज। फॉर द 3D, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 3D फिगर, तो 3D फिगर की अगर हम बात करते हैं, लेट अस से दिस इज अ क्यूब। अगर इस क्यूब की बात करें, इसके पास में 6 फेसेस हैं, और अगर 6 फेसेस हैं तो वो प्लेन फेसेस हैं। अगर इस टॉप की बात करें तो ये इसके लिए एरिया वेक्टर जो होगा वो आउटवर्ड होगा इस डायरेक्शन में, और दूसरा जो होगा उसके लिए इस डायरेक्शन में, तीसरा नीचे वाला इसके लिए इस डायरेक्शन में। इस फेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके लिए आउटवर्ड, और सिमिलरली इसके लिए, इस फेसेस के लिए जो फ्रंट फेस है उसके लिए आउटवर्ड होगा। अच्छा, अब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आ रहा है इस फेस की, फ्रंट फेस की बात करें तो फिर सर आप एरिया का डायरेक्शन कैसे शो करेंगे कि एरिया डायरेक्शन बेसिकली ऑफ दिस पर्टिकुलर फेस, दिस फ्रंट फेस, हाउ विल यू डिसाइड एंड हाउ विल यू डिनोट that this direction is coming outward, है ना। For that what will you do, just make a circle and the dot in that। ये जो तरीका होता है, ये तरीका बताता है कि आपने जो ये वाला फेस लिया है, जो फ्रंट फेस लिया है, इस फ्रंट फेस के लिए जो एरिया वेक्टर है वो आपने कैसे लिया, नॉर्मली आउटवर्ड लिया है। क्योंकि हम एरो की बात करते हैं, तीर जो होता है, तीर को जो फ्रंट साइड होता है, क्या वो कैसा दिखाई देता है बेटा, डॉट की तरह दिखाई देता है ना। तो तीर बाहर की तरफ आ रहा है, द एरो इज कमिंग आउट। अच्छी बात है सर। अगर मैंने दूसरे वाला जो इसके जस्ट पीछे का फेस है, उस फेस के लिए वो भी आउटवर्ड होगा, बट वो बैक साइड में आउटवर्ड होगा, तो उसके लिए आप कैसे शो करेंगे, उसके लिए कैसे शो होगा, उसके लिए अगर आप इस तरफ से देखेंगे ऐसे, तो क्या वो आपको कैसा दिखाई देगा बेटा, वो भी डॉट ही दिखाई देगा। आप उस तरफ से देखेंगे तो डॉट ही दिखाई देगा, है ना। तो बेसिकली आप अगर फ्रंट फेस के लिए शो कर रहे हैं तो इस तरीके से शो करेंगे, ये डिनोशन है। तो एक बात पक्की हो गई कि अगर 3D फिगर्स है, 3D फिगर्स के लिए या 3D सरफेसेस के लिए आप जो कंसीडर करेंगे डायरेक्शन, वो नॉर्मली आउटवर्ड होगा। प्लेन की अगर बात करते हैं तो प्लेन में भी आउटवर्ड होगा, बट वो बाय डायरेक्शनल होगा। आपको एक प्रॉब्लम के लिए किसी एक डायरेक्शन को कंसीडर करना है। अच्छी बात है सर, ये बात समझ में आ गई कि ये एरिया वेक्टर है। इसे डिनोट किस तरीके से करते हैं, सपोज कीजिए अगर ये जो सरफेस है, ये सरफेस जो है वो ds वेक्टर है। अगर मुझे ds वेक्टर से शो करना है तो बेसिकली किस तरीके से करूंगा, मुझे ds वेक्टर शो करना पड़ेगा, तो उसे मैं इस तरीके से शो करूंगा। सपोज कीजिए दिस इज ds वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सरफेस विल बी ds, मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सरफेस विल बी ds, एंड लेट अस से द एरिया वेक्टर। हम एरिया वेक्टर में डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर से शो करते हैं। तो यहां पे मैंने सपोज कीजिए तो उसका यूनिट वेक्टर दैट इज n कैप,
एन कैप। तो ये तरीका हो गया, बात समझ में आई, तरीका समझ में आया। दिस ds is magnitude and the n cap is showing the direction. So this is why by this process we can write ds vector. समझ में आया किस तरीके से लिखते हैं वेक्टर को? अच्छी बात है। तो सर जो क्वांटिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया, सच्ची बात समझ में आ गई, अच्छी बात। मगर अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है? वो असली टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो एक नया टॉपिक लगाते हैं, और नया टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आ जाए, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए आप लोगों का ये समझना जरूरी था कि हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी क्यों लेते हैं, या एरिया वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है। आ जाए फटाक से। तो यहां पे लगाते हैं एक नया हेडिंग, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या चीज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम लोग बात करते हैं, किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। सबसे पहले आपको ये बता दें कि फ्लक्स का मतलब क्या होता है। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो ऑफ लिक्विड, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। मगर इसमें भी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आप समझ लीजिए कि सपोज कीजिए कि कोई एक पाइप है ना, और ये पाइप मैंने लिया है कुछ इस तरीके से, जो कि रेक्टेंगुलर है शेप में, है ना। और इस पाइप से क्या बह रहा है बेटा? पानी बह रहा है, पानी निकल रहा है ना। एक रेक्टेंगुलर इस तरीके से आपने लिया हुआ, इससे क्या बह रहा है? पानी बह रहा है, लिक्विड। बात समझ में आ रही? तो ये जो क्रॉस सेक्शन है जिससे ये लिक्विड जा रहा है, और मान लिया लिक्विड की वेलोसिटी v है। लिक्विड की वेलोसिटी क्या है? v है। तो ये v से वेलोसिटी से लिक्विड निकल के जा रहा है। हम बात किसकी कर रहे हैं? लिक्विड की। वाटर हो सकता है, लिक्विड कैन बी वाटर, सीधे सीधे शब्दों में वाटर जा रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो अगर मैंने बात करा कि ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये किसी और तरीके का सरफेस भी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा और भी हो सकता है भाई। हमारे इधर जो पाइप्स होते हैं वो तो सिलिंड्रिकल होते हैं, है ना। अगर देखा जाए इनका क्रॉस सेक्शन सिलिंड्रिकल बनेगा। तो देखो इसका मैंने ले लिया, ये क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से है, और इसका जो एरिया है वो मैंने लिया हुआ है ds। क्या लिया? ds। तो अगर हमसे ये बोला जाए कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ऑफ द लिक्विड का क्या वॉल्यूम होगा जो पर यूनिट टाइम क्रॉस करेगा। पर यूनिट टाइम, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पर यूनिट टाइम, तो यूनिट टाइम कैन बी 1 सेकेंड, यूनिट टाइम कैन बी 1 आवर, इट कैन बी 1 मिनट, है ना। तो अगर हम बात करें तो क्या होगा? वॉल्यूम निकालना है, मतलब कितना वॉल्यूम जा रहा है, निकल के आ रहा है पर यूनिट टाइम। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के लिए आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम उस चीज का निकाला जाता है, इसकी 3 डायमेंशंस होती है बहुत अच्छे से। तो अगर यहाँ पे देखें तो एक तो हमें मिल गया सही भाई साहब, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 डायमेंशन से बना हुआ है, दैट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ। अच्छी बात है। 1 मोर डायमेंशन इज नीडेड, एक और डायमेंशन चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली इसका वॉल्यूम क्या है। तो अगर हम बात करें बहुत अच्छे से देखिए, वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर आपका टाइम यूनिट टाइम है, टाइम क्या है बेटा? यूनिट टाइम है, तो यूनिट मींस 1। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अगर यूनिट टाइम के लिए हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? एक डिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेट अस से कि वो जो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट 1 यूनिट टाइम के लिए इतना रहा, यहां से यहां तक। तो क्या हमें 3D फिगर मिल गया? बिल्कुल मिल गया सर, बिल्कुल मिल चुका है ना। वेलोसिटी को आपने किसकी तरह ट्रीट कर दिया? वेलोसिटी को आपने ट्रीट कर दिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो बहुत अच्छी बात है, यहां से चीजें समझ में आने लगी कि सर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया, 2 डायमेंशंस ऑलरेडी थे। तो क्या लिख सकते हैं? अगर मैं बात करूं, आपको वॉल्यूम की बात करूं कि कितना वॉल्यूम बाहर आएगा पर यूनिट टाइम,
तो क्या वॉल्यूम जब हम लिखने जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, v डॉट ds। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v डॉट ds। क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? हाँ सर। अब बहुत अच्छी बात एक और समझ में आई सर, वॉल्यूम हो गया। ये जो वॉल्यूम है यही वॉल्यूम फ्लक्स है। वॉल्यूम, यही वॉल्यूम जो है, यही वॉल्यूम फ्लक्स है। फ्लक्स किसका? लिक्विड फ्लक्स की बात हो रही है। देखिए मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझाने के लिए एक रेफरेंस का सहारा ले रहा हूं, रेफरेंस की एक हम मदद ले रहे हैं, उसकी मदद से हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, है ना। तो यहां तक समझ में आ गया कि बेसिकली फ्लक्स क्या, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विच इज कमिंग आउट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड लिक्विड फ्लक्स, है ना। अच्छी बात है। इट मीन्स आप बहुत ध्यान से समझे, क्या ये जो आपका लिक्विड फ्लक्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल सर, वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगी, देखो यहाँ पे कैसे होगी। जो एरिया है आपका ये वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मेरी बात समझ में आई, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे मैं लिख सकता हूं ds cos थीटा। अब ये सर आपने थीटा कैसे लिख दिया, आप बहुत ध्यान से समझिए। वेक्टर क्वांटिटी है ये, और वॉल्यूम को, वॉल्यूम जो है बिल्कुल सर कैसे, वॉल्यूम आता कैसे है, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कैसे आता है बेटा, वॉल्यूम आता है 3 फिगर्स के कारण और 3 डायमेंशनल बॉडी का, है ना। तो उसके लिए कोई समझने वाली बात यहां पर तो नहीं दिखी, आ जाए। ठीक है सर, ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम कितना जा रहा है, क्या वो अलग अलग एरिया से मिलकर बना हुआ है, प्लेन एरिया से, जिनको हमने ds से बताया, है ना। तो ds एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, एक सरफेस एरिया वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो इसे अगर हम यहाँ लिक्विड की बात करें, अगर ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसे शिफ्ट कर दिया जाए, इसे चेंज कर दिया जाए हल्का सा, तो क्या सपोज कीजिए मैंने ऐसा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, इससे जो पाइप था, सपोज कीजिए पाइप है, इसे मैंने काट दिया कुछ इस तरीके से, या मैंने इसे शिफ्ट कर दिया, तो कुछ इस तरीके से इसका एरिया हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझेंगे, आपको बातें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। आप ये समझ लीजिए ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसे मैंने शिफ्ट कर दिया। अगर मैंने इसे शिफ्ट कर दिया और ये एरिया है, ये एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत ध्यान से समझेंगे, एरिया, ये जो एरिया है वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या इसका डायरेक्शन भी होगा, और अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका डायरेक्शन होगा तो इसका डायरेक्शन कैसा होता है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, इसका मतलब फॉर दिस क्रॉस सेक्शन जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो अलोंग द वेलोसिटी और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड होगा इस केस के अंदर, है ना। तो मैक्सिमम फ्लो आपको मिल रहा है, मैक्सिमम फ्लो मिल रहा है ना, मैक्सिमम फ्लो मिल रहा है इस कंडीशन में। अब देखिए अगर इसे चेंज कर दिया, इसे टिल्ट कर दिया, तो इस तरीके से आपने जब चेंज किया इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, तो इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर की हम बात करें, वो एरिया वेक्टर कैसा हो गया बेटा, इस डायरेक्शन में ये हो गया, है ना, इस डायरेक्शन में चला गया, इस एरिया का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ चला गया। तो आप ये समझिए कि जो जितना लिक्विड पहले निकल पा रहा था, क्या उससे कम लिक्विड निकल पाएगा, है ना। अब कम लिक्विड निकल पाएगा क्योंकि आपने इसका क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया, तो कम लिक्विड निकल पाएगा। जो कम लिक्विड निकल पाएगा, अच्छी बात है सर, मगर उसे लिखेंगे किस तरीके से, उसे लिखा कैसे जाएगा। ये देखिए कि एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका इस डायरेक्शन वेक्टर का, इस यूनिडायरेक्शनल जो एरिया वेक्टर है उसका एक कंपोनेंट अगर आप स्प्लिट करें, क्योंकि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं, वेक्टर को स्प्लिट कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स में। तो यहां पर ये जो एरिया वेक्टर है, एरिया, इसे मैं इसके 2 कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा। 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन होगा ऑफ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हो जाएगा, है ना। मेरी बात समझ में आई। और हमने ये देखा कि ये जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है कंपोनेंट, वो थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। अच्छी बात है। तो सर क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो वेक्टर जो कंपोनेंट हो जाएगा जो थीटा बना रहा है वो हम क्या लिख सकते हैं, ds cos थीटा। क्या चीज, ds cos थीटा। बात समझ में आई अच्छे से।
तो इस कंपोनेंट के कारण लिखा जाता है, जो कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है उसके कारण क्या लिखा जाता है, इसे कॉस थीटा लिखा जाता है। ये ds कॉस थीटा हो गया। अच्छी बात, पक्की बात, अच्छी बात। तो सर यहां से ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास में बेसिकली एक फॉर्मूला आया और वो फॉर्मूला हमें क्या बताता है, वो हमें फ्लक्स ऑफ लिक्विड को बताता है। किसको बताता है? फ्लक्स ऑफ लिक्विड। अब बात सिमिलर चीज को आप समझिए कि अगर यही इमेजिनरी एक एरिया हमने ले लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसे हमने ds बोला और लिक्विड की जगह पर हमने लिख दिया, क्या लिख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिख दिया? लिक्विड की जगह पे हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल के जा रही हैं। क्या निकल के जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स। जस्ट कुछ नहीं करना, समझ लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल के जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल के जा रही है, वेक्टर क्वांटिटी अच्छी बात है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी अच्छी बात है। एरिया का वेक्टर भी होगा यूनिट वेक्टर, और इस कंडीशन में वो यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो अगर हम फ्लक्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines passing through any closed area, वो फ्लक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो फ्लक्स कहलाएगा। तो यहां पर बिल्कुल अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं? उसे डिनोट किया जाता है फाई ई से। किससे? फाई ई से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स मींस ई, दे आर पासिंग थ्रू द क्लोज्ड एरिया। तो क्लोज्ड एरिया बेसिकली ये जो आपको सरफेस दिख रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्लोज्ड एरिया तो है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ds वेक्टर। अब ds वेक्टर है, यहां वाले केस पे आ जाए जब कि सरफेस जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसे हमने चेंज कर दिया थीटा एंगल से। तो जब थीटा एंगल से चेंज कर दिया तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? उसे लिख सकते हैं ई वेक्टर ई ds cos थीटा, ई ds cos थीटा। ये फ्लक्स की वेक्टर फॉर्म कहलाती है ना, वेक्टर फॉर्म। और ये क्या कहलाती है? इसकी स्केलर फॉर्म कहलाती है, स्केलर फॉर्म कहलाती है। बात समझने है ना? यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। जब डॉट प्रोडक्ट को उसके स्केलर फॉर्म में लिखा जाता है तो वो कॉस थीटा की टर्म्स में आता है। ये हमने 11th क्लास में भी देखा है। बात समझ में आई यहाँ तक कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरीके से हमने लिक्विड फ्लक्स से इसे कनेक्ट किया, और बहुत इजी तरीके से इसे हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और बात समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और चीजें लिखते हैं, है ना? आ जाए। फॉर्मूला आया सर, और फॉर्मूला क्या आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, दैट इज फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, है ना? एंड इसे और अच्छे से अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं? ई ds cos थीटा। ये भी समझ में आया। इसकी यूनिट क्या होगी अगर हम फ्लक्स की यूनिट की बात करें? यूनिट ऑफ फ्लक्स, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लिखते हैं न्यूटन पर कूलम। एरिया की जब बात करते हैं तो वहां पे लिखते हैं मीटर स्क्वायर। जनरली तो यही हमारे पास में यूनिट होती है। तो आपकी यूनिट क्या बन गई? आपकी यूनिट बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये यूनिट हो गई आपकी, कैसी यूनिट हो गई? ऐसा यूनिट। अब बात करते हैं कि ये स्केलर है या वेक्टर है। तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेसिकली सर दोनों चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, आपने एरिया बोला वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी से बनने वाली चीज स्केलर कैसे हो सकती है? बहुत ध्यान से देखेंगे। हम क्या लिखेंगे?
यहां पर लिखना पड़ेगा कि वाई इट इज स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स gives the strength of electric field, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उसकी ताकत को बताता है। और हम जब इस तरह की बात करते हैं कि वो ताकत है, तो ताकत का या स्ट्रेंथ का कोई डायरेक्शन नहीं होता, स्ट्रेंथ का डायरेक्शन नहीं होता है बेटा। इसलिए इसे कैसा लिया जाता है, इसे स्केलर क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है। डोंट थिंक इट हैपेंस विद द स्टूडेंट्स, वो क्या लिख देते हैं, वही देख लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जनरली अगर उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा है या वो भूल गए, तो वो रट्टाफिकेशन अगर किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अगर भूल जाएंगे तो वो इस तरह की ट्रिक्स का यूज करेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, क्योंकि डाइस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एरिया भी है, दोनों वेक्टर है, तो ये भी नहीं, स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। और उसका क्या कारण है ये भी लिख दिया। दूसरी चीज, अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, किसकी, डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होगा, हम इसका यूज करेंगे। देखिए हमारे पास में क्या है, न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन के लिए आप क्या लिख सकते हैं, न्यूटन के लिए क्या लिख सकते हैं, आई थिंक सफिशिएंट नहीं है स्पेस, यहां पर आ जाएगी, सिर्फ करना पड़ेगा, है ना। हाँ जी, तो हम अगर बात करें किसकी, डायमेंशनल फॉर्मूले की, फ्लक्स की, जो कि E डॉट ds है, E डॉट ds है, ये न्यूटन पर कूलम, ये मीटर स्क्वायर। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे तो न्यूटन के लिए क्या लिखते हैं बेटा, न्यूटन मतलब फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mlt माइनस टू। कूलम मीन्स चार्ज, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, at। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट, at। एंड फॉर मीटर स्क्वायर व्हाट विल यू राइट, मीटर मीन्स लेंथ का स्क्वायर। तो आ जाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिलेगा, ml। तो दिस l एंड दिस l स्क्वायर क्या दे देगा, l क्यूब। दिस इज t माइनस टू, ये t है, ऊपर जाएगा तो उसके साथ ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, t माइनस 3, और ये हमारे पास में a माइनस 1। तो ml3 t माइनस 3 a माइनस 1 is the dimensional formula of electric flux। अच्छी बात समझ में आया, है ना, अच्छी बात समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया सर। और चीज इसमें क्या हो सकती है, कुछ केसेस की बात करते हैं, आ जाइए केसेस की बात करते हैं फटा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो फ्लक्स का फॉर्मूला है, और वो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, फाई E इज इक्वल टू E डॉट ds cos थीटा। यहां से कुछ केसेस बन सकते हैं। अगर मैं पहले केस की बात करूं, और पहला केस मैंने ले लिया कि आपके पास में जो थीटा है वो थीटा कितना है बेटा, 0 है, थीटा 0 है। इसका मतलब क्या है वो समझेंगे कि सर आपने बोला थीटा 0 है, अच्छी बात है, हमने मान ली, मगर इसका क्या मतलब है, थीटा 0 है, इसका क्या मतलब है। आए देखिए, अगर ये आपके पास में प्लेन है, ये इज द प्लेन, एंड थ्रू दिस प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग लाइक दिस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही है। मैं ज्यादा नहीं ड्रॉ करूंगा, एक ही ड्रॉ करूंगा, क्योंकि आपको इस बात को समझाना है कि क्या इसका मतलब है। तो इस तरीके से हमने ले लिया एक प्लेन, इस प्लेन ले लिया, और इस प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होकर के निकल रही है, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले ली। अगर ये कंडीशन है कि ये प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है, प्लेन परपेंडिकुलर है किसके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन है, बहुत ध्यान से देखेंगे। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो प्लेन होता है या प्लेन सरफेस होता है, उसके लिए उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड अगर इसका एरिया वेक्टर होगा तो कैसा हो जाएगा बेटा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो वेक्टर भी कैसा हो जाएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर वो भी हो गया तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि इस एरिया का वेक्टर, इस एरिया का जो थीटा है, ये डायरेक्शन वेक्टर, यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 है।
तो ये जो थीटा की बात हो रही है, ये थीटा वही एंगल है बिटवीन द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द एरिया, प्लेन एरिया एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर अगर जीरो रख दे तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा उसे देखेंगे। तो यहां पर इस वैल्यू को जीरो रखिए तो आपको क्या मिलेगा, पाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो फ्लक्स क्या मिला आपको, ई डॉट डी एस, ये मैक्सिमम फ्लक्स की कंडीशन है, फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। और फ्लक्स मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स मैक्सिमम का मतलब हुआ यहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई, इस जगह से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन पासेस थ्रू एनी क्लोज्ड प्लेन सरफेस, एट दैट टाइम द फ्लक्स इज मैक्सिमम, है ना। एंड व्हाट इज दैट कंडीशन, दैट कंडीशन इज दैट व्हेन द थीटा इज जीरो, दैट विल बी द कंडीशन, है ना। दूसरा केस हम लोग बात कर लेते हैं आज ही। दूसरा केस अगर हमने जो थीटा है, दूसरा केस अगर हमने थीटा है वो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया 90 डिग्री। क्या ले लिया 90 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, आपने थीटा 90 डिग्री ले लिया। थीटा 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो आपका जो प्लेन है वो प्लेन भी उसी के पैरेलल हो गया, प्लेन भी उसी के पैरेलल हो गया। किसके पैरेलल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के। सपोज कीजिए ये प्लेन है ना, इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये प्लेन खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया है, खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ज्यादा नहीं ड्रॉ करेंगे, थोड़ी सी ड्रॉ करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और प्लेन भी उसी के पैरेलल हो गया। तो मुझे पता है कि अगर ये प्लेन पैरेलल हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कोई दिक्कत नहीं, मगर इस प्लेन का जो यूनिडायरेक्शन डायरेक्शन वेक्टर है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो ये जो एन कैप है, ये जो इसका डायरेक्शन वेक्टर है बेटा, वो परपेंडिकुलर है। और अगर परपेंडिकुलर वो हुआ तो वो किसके साथ में भी परपेंडिकुलर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में भी। तो यहाँ पे जो एंगल बना वो कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का एंगल बनेगा बेटा, 90 डिग्री का। तो ये जो एंगल बना वो 90 डिग्री का एंगल बन गया। एंगल कितने डिग्री का बन गया भाई साहब, 90 डिग्री का। तो क्या बोल सकते हैं, तो हमारे पास में जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस 90। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। सर मिनिमम होगा, बात समझ में आई कि फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। मगर यहाँ पे तो 0 आ रहा है, फाई इज इक्वल टू 0 आ रहा है। प्रैक्टिकली क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पास होगी ना, तो इसे हम 0 ना लिख करके हम मिनिमम लिखते हैं। डिनोट 0 किया क्योंकि कैलकुलेशन में ऑब्वियस सी बात है वो 0 आएगा, बट लिखते क्या है, तो मिनिमम लिखते हैं, कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। ये केसेस हो गए आपके पास। अच्छी बात, समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसकी यूनिट क्या है, देख लिया हमने। अच्छी बात, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है ये भी देख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन किससे रिलेटेड है, डेरिवेशन रिलेटेड है आपका गॉस थ्योरम से। किससे रिलेटेड है, गॉस थ्योरम। तो हमें इसी कंसेप्ट पे बेस्ड, जो कि फ्लक्स के कंसेप्ट पे बेस्ड है, एक थ्योरम है जिसे हमें पढ़ना है, और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गॉस थ्योरम। क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम। क्या चीज, गॉस थ्योरम। ये जो थ्योरम है ये एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, हमारे नहीं, उनके जमाने के टाइम पे। उनका नाम था कार्ल फ्रेडरिच गॉस। तो उन्होंने उन्हीं के नाम पे थ्योरम रख ली, कार्ल फ्रेडरिच गॉस। तो उन्होंने उनके ही नाम पे इस थ्योरम को बनाया है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, स्टेटमेंट लिखते हैं हम तो पहले। उन्होंने बोला दी टोटल
electric flux, the total electric flux passing the total electric flux passing through any closed surface is Q1 upon epsilon naught times of the charge enclosed by that surface. क्या बोल दिया सर? बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, है ना? आ जाइए। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस जी ने ये बोला कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सरफेस लिया है वो एक क्लोज सरफेस लिया है, और ये बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, दैट इज पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। तो एक क्लोज्ड सरफेस बनाएंगे, इस तरीके का एक क्लोज सरफेस हो गया, और इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस is 1 upon epsilon naught times of the charge enclosed by that surface. Enclosed by the surface मतलब ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस पे यहाँ पर कोई चार्ज अगर आपने अज्यूम कर लिया तो ये चार्ज जो है, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, और अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं जब वो किसी क्लोज सरफेस को क्रॉस करती हैं तो क्या बनाती हैं? फ्लक्स बनाती हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? बात समझ में नहीं आई? समझिए इसका मतलब क्या है, इसकी गहराई में थोड़े जाते हैं, है ना? इसकी गहराई में इसको समझते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1 upon epsilon naught times of the charge enclosed by that surface। तो एक क्लोज सरफेस लिया, इस क्लोज सरफेस में यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है ना, तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी क्लोज सरफेस को पार करती हैं, निकालती हैं, क्रॉस करती हैं, तो वहां पे फ्लक्स बनता है ना। तो ये क्लोज सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग आउट। तो इनके कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज एनक्लोज्ड बाय द चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेसिकली दैट विल बी 1 upon epsilon naught times of the charge enclosed by the closed surface। बात क्लियर? तो फ्लक्स तो होगा क्योंकि अगर ये क्लोज सरफेस है, दिस इज द क्लोज सरफेस, हमने बोल दिया ये क्या है, दिस इज द क्लोज्ड सरफेस। और अगर इस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के जाएंगी, तो हमने पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ा कि फ्लक्स की डेफिनेशन में ये लिखा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग एनी क्लोज्ड सरफेस एरिया, है ना, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। तो वो फ्लक्स तो होगा, मगर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू गॉस द फ्लक्स विल बी 1 upon epsilon naught times of the charge enclosed by the closed surface। बात क्लियर? एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो होता है, इट इज दी परमिटिविटी of free space। तो ये मान लिया कि इसके बीच में जो स्पेस है वो एक फ्री स्पेस है, और उसकी जो परमिटिविटी है ना, it shows that how many number of electric field lines can pass through that space। ये बताता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या it gives the quantity
यू कैन से कैलकुलेशन है इस तरीके का, जो ये बता देता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस से पास हो सकती है, जबकि वहां पर फ्री स्पेस हो, मीडियम कैसा हो, फ्री हो। तो अगर एप्सिलॉन नॉट की हम लोग बात करें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। क्या होती है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छी बात, क्लियर हो गई। चलिए, तो ये हमारे पास में गॉस थ्योरम है। थ्योरम अगर है तो थ्योरम का प्रूफ भी होगा, थ्योरम है तो थ्योरम का प्रूफ भी होगा, इसे हम प्रूफ करते हैं। चलिए एक और डेरिवेशन, तो गॉस थ्योरम का डेरिवेशन है ना, हेडिंग चिपकाते हैं, डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम, डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम। सो डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम आए। तो अगर गॉस थ्योरम का डेरिवेशन करना है तो सबसे पहले तो हमारे पास में जो चीज होनी चाहिए और वो क्या होनी चाहिए? क्लोज सरफेस। और इस क्लोज सरफेस में क्या होना चाहिए? एक चार्ज होना चाहिए। अच्छी बात है सर, चार्ज ले लिया। माना कि जो, अच्छा जनरली हम लोग क्यों एक ये जो शेप लेते हैं क्लोज सरफेस का, वो सर्कुलर शेप लेते हैं। बेसिकली इट इज सर्कुलर ऑन द प्लेन ओनली। ये जो प्लेन, ये जो हमने सर्कुलर लिया है ना क्लोज सरफेस, ये सर्कुलर नहीं है, ये तो दिख रहा है सर्कुलर, ये ओमनी डायरेक्शनल है, ये स्फेरिकल है। एक चार्ज को हमने पॉइंट माना, और पॉइंट या बल्ब आप समझ लीजिए, बल्ब से रोशनी कैसी निकलती है? ओमनी डायरेक्शनल। तो बल्ब से ओमनी डायरेक्शनल रोशनी निकल रही है भाई साहब, लाइंस, आप रेज अज्यूम कर लीजिए, रेज निकल रही है। तो उससे रिलेटेड उसके आसपास जब आप क्लोज सरफेस लोगे तो वो कैसा होगा? फुटबॉल की तरह आप क्लोज सरफेस समझ लीजिए, ये वैसा क्लोज सरफेस है। कैसा है? स्फेरिकल क्लोज सरफेस है। और गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर एनी शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज सरफेस, है ना। यहां पे लिखेंगे हम, यहां पे नोट डाल के लिख लीजिए, नोट यहीं पे लिख रहा हूं, NOT, नोट, दैट दिस थ्योरम और गॉस थ्योरम is valid for any shape and size of closed surface। तो किसी भी तरह के, किसी भी शेप के क्लोज सरफेस के लिए स्पेशली ये वैलिड होगी। तो यहां पे हम चार्ज लेते हैं, और क्यों इसके लिए स्फेरिकल क्लोज सरफेस लेते हैं ये भी शो कर दिया। अब मान लिया कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है क्या, और इस पॉजिटिव चार्ज का जो क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस की हमने रेडियस क्या मान ली बेटा? R मान ली। क्या मान ली? R मान ली। और यहां से इस, यहां पे जो R मानी, मैंने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आएगी। क्या आएगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही है, तो ये अगर सरफेस एरिया, इस टोटल सरफेस का सरफेस एरिया अगर S है, तो इस छोटे से एरिया को यहां पे हम लेंगे ऐसा, एक छोटा सा एरिया लिया, और इस छोटे से एरिया का जो सरफेस एरिया है वो कितना है? DS है। कितना है? DS। इस छोटे से सरफेस से, जो कि DS मैंने लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही। जरूरी नहीं है कि एक हो, कितनी भी हो सकती है ना, कितनी भी हो सकती है। तो हमने, वी कैन नॉट काउंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, काउंट कर सकते हैं। तो हमने इमेजिन किया है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कितनी है? दे आर नॉट काउंटेबल। अगर हमने फॉर द कैलकुलेशन वी हैव शोन दिस, हमने इसको शो किया है। तो यहां से अगर जो फ्लक्स जाएगा, तो बेसिकली फ्लक्स कितना जाएगा? अगर हम फ्लक्स की बात करें, हम बोलेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया DS, तो कितना हो जाएगा? वो होगा d phi e। भाई छोटे से एरिया से छोटा सा फ्लक्स निकल के जा रहा है, दैट इज d phi e। छोटे से एरिया से छोटा सा फ्लक्स, और वो फ्लक्स क्या हो गया? वो फ्लक्स क्या हो गया? E.ds। सर कॉस थीटा आपने नहीं लिया, कॉस थीटा क्यों नहीं लिया? बहुत अच्छे से देखो,
अगर आपने छोटा सा सरफेस लिया ds तो इसका एरिया वेक्टर भी होगा, और वो एरिया वेक्टर अगर n कैप है तो वो कैसा है, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो एरिया वेक्टर भी कैसा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो एरिया वेक्टर है, दिस एरिया वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा 0 हो गया ना, और थीटा अगर 0 हो गया है तो ईडीएस कॉस थीटा मतलब ईडीएस कॉस 0 की वैल्यू 1। तो क्या लिख सकता हूं डायरेक्टली, भाई बिल्कुल लिख सकते हैं ना, ईडीएस कॉस 0। अभी करके देखा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो फाइनली आपके पास में क्या आता है, ईडीएस आता है। क्या आता है, ईडीएस आता है। अच्छी बात है। तो हमने तो ये देखा कि अभी तक जो फ्लक्स पास हुआ, दैट फ्लक्स इज बेसिकली पासिंग थ्रू वेरी स्मॉल, छोटा सा एरिया ऑफ दिस टोटल स्फीयर, ऑफ दिस टोटल सरफेस, है ना। उसमें से जो इतना सा एरिया है ds, यहां से फ्लक्स जा रहा है d5। तो टोटल फ्लक्स तो टोटल सरफेस से जा रहा होगा ना, तो टोटल फ्लक्स निकालेंगे आप। तो टोटल फ्लक्स ना, क्या निकालेंगे, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस S, है ना भाई साहब। द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस S। तो बेसिकली क्या करना पड़ता है हमें टोटल निकालने के लिए, कल पिछले लेक्चर में भी देखा, हर बार देखेंगे, हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। क्या करेंगे भाई साहब, इंटीग्रेशन। और इस इंटीग्रेशन कैसा होगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। क्लोज सरफेस, ये जो साइन है ये किसको बताता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन आपने करना है, तो क्या करना है, E.ds, है ना, E.ds। अब सरफेस का इंटीग्रेशन हो रहा है, किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, सरफेस के रिस्पेक्ट में। ये ds किसको बता रहा है, सरफेस के इंटीग्रेशन को। तो ये जो E है ये तो कांस्टेंट हो गया ना, ये तो अनजाना मानुस हो गया, ये बाहर आ जाएगा। जो अनजाना व्यक्ति है उसको बाहर फेंको। तो बेसिकली अगर सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो छोटा सा फ्लक्स बड़ा हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, फाई ई। भाई छोटा सा बच्चू था, बड़ा हो गया, क्या बन गया, फाई ई बन गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई, ds अंदर रह गया। क्या रह गया, अंदर रह गया। ये जो आपको ds दिख रहा है, ये ds भी क्या हो जाएगा, बड़ा होके s बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई साहब, s बन गया। यहां पर आते हैं, तो फाई e इज इक्वल टू E.s आफ्टर इंटीग्रेशन, यही होगा। ये s क्या है, ये s है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। किसको बताएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अभी बताया मैंने आपको कि हम क्या ले रहे हैं, बेसिकली ये कोई सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया मतलब s की जगह पे आप क्या रख देंगे, 4 पाई r स्क्वायर। क्या रख देंगे बेटा, 4 पाई r स्क्वायर। इसको बोल दो आप इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 1। अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम और उसका वैलिडेशन, तो हमने क्या देखा, जो हमारे पास में बेसिकली क्या है, ये फ्लक्स आ गया। क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। अच्छी बात है सर, फ्लक्स आ गया हमारे पास में। तो हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, गॉस का फॉर्मूला। और गॉस का फॉर्मूला क्या है, जो हमने पढ़ा, वो हमने पढ़ा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए था, इस पे तो चार्ज आया ही नहीं, इसमें तो चार्ज आया ही नहीं। तो हमने बेसिकली क्या देखा, एक और चीज बहुत ध्यान से देखेंगे, तो जो हमारे पास में फ्लक्स है, बेसिकली अगर बहुत ध्यान से देखें तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डी टू पॉइंट चार्ज, वो क्या होती है हमारे पास में, उसका फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये रखा हमने, इनटू ये क्या हमारे पास में 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। इस 4 पाई ने इस 4 पाई को काट लिया, इस आर स्क्वायर ने इस आर स्क्वायर को काट लिया, तो बेसिकली आपके पास में क्या बचा, आपके पास में बचा पाई ई। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, आ जाएंगे फटाफट यहाँ पर आ जाएंगे। तो बेसिकली यहां से देखें आपके पास में क्या क्या चीजें बच रही हैं, पाई ई इज इक्वल टू क्यू एंड दिस एप्सिलॉन नॉट। तो आपको मिल गया फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए यही फॉर्मूला हमें ड्राइव करना था और यही फॉर्मूला हमको मिल गया, है ना। चलिए, तो यहां तक बातें क्लियर हुई, अच्छी बात।
अब एक दूसरा डेरिवेशन करने जा रहे हैं। सर कितने सारे डेरिवेशन कराओगे आप? एक और दूसरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो करने ही पड़ेंगे, है ना, क्योंकि कोर्स में है। तो डेरिवेशन दूसरा डेरिवेशन है, और उस डेरिवेशन में क्या बोला गया है कि वी हैव टू प्रूव दैट इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed area is zero, then the charge enclosed by that surface will be zero। कुछ समझ में नहीं आया? हिंदी में समझिए। हमें ये प्रूव करना है कि अगर किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स अगर जीरो है, क्या करना है कि वहां पर चार्ज भी जीरो होगा, उस सरफेस में, उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज जीरो होगा। ये प्रूव करना है। आ जाए फटाफट। तो हमें क्या लिखना है? हेडिंग लगाएंगे, और हेडिंग क्या है? टू प्रूव द टोटल फ्लक्स, टू प्रूव इफ द टोटल फ्लक्स passing through any closed surface is zero, then the charge enclosed by the closed surface will be जीरो। ये प्रूव करना है हमें, है ना? बात समझ में आई? थोड़ी देर रुकेंगे, मार्कर में इंक फिल करनी है। चलिए, तो इंक फिल हो गई है, फटाफट आते हैं। क्या टॉपिक पढ़ना है? बहुत ध्यान से देखेंगे। टॉपिक क्या हमारे पास में? टॉपिक हमारे पास में है टू प्रूव इफ द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो, है ना? किसी क्लोज सरफेस से अगर फ्लक्स निकल रहा है और वो फ्लक्स जीरो है, फ्लक्स निकल ही नहीं रहा। अगर फ्लक्स जीरो है तो कहां से निकलेगा सर? इसका मतलब, इनके कहने का मतलब है कि अगर किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स जीरो है तो उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज भी जीरो होगा। तो ये तो हमें कॉमन सेंस से पता है कि चार्ज अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो फ्लक्स जीरो होगा। मगर करते हैं इसे, आइए देखते हैं करके। तो सबसे पहली बात तो इसे दो भागों में तोड़ देते हैं। मतलब ब्लैक बोर्ड को नहीं, ये व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड को नहीं बल्कि किसे पार्टीशन कर दिया। तो सबसे पहले तो एक क्लोज सरफेस बना लेते हैं कुछ अच्छा तरीके से, और ये मस्त एक सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस हम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा? एक क्लोज्ड सरफेस दैट इज सिलेंड्रिकल। So taking the closed surface, and that closed surface is cylindrical in nature, and this closed surface is placed in electric field। क्या बोल रहा हूं मैं? एक क्लोज सरफेस लिया और सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस लिया, और इसे किस में पुट करा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है। मस्त, एक नंबर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, मस्त जा रही है, एक नंबर, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर गोइंग लाइक दिस। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। So electric fields are passing like this। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, मगर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है। इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेसेस पर, है ना? क्योंकि हमें तो उनके लिए चर्चा करनी है जो सरफेसेस पे, है ना, बेसिकली, या उससे होकर के जा रही। आ जाइए, तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे। अच्छी बात है। देखो अगर बहुत ध्यान से, तो यहां पर तीन सरफेसेस देखने को मिलेंगे आपको। एक सरफेस तो ये वाला हो गया, ये सरफेस, है ना? अगर हम इस सरफेस की बात करें तो एक सरफेस हमारे पास में ये हो गया। लेट अस से दिस सरफेस इज S1, और एक सरफेस ये हो गया हमारे पास में। लेट अस से दिस सरफेस इज S2। तो अगर हम बात करते हैं किसी सिलेंडर के, उसके तीन सरफेसेस होते हैं। एक तो ये दो सर्कुलर फेसेस, और एक जो कर्व सरफेस होता है। तो कर्व सरफेस को हमने मान लिया कि कर्व सरफेस जो है, दैट कर्व सरफेस इज S3। अगर ये सरफेसेस हैं तो बहुत ध्यान से देखो, अगर S1 एक सरफेस है तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा
और वो एक्टिव एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। बोलो हाँ, यस सर। इसकी बात करें तो इस सरफेस में S2 में जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा n के। और अगर हम कर्व्ड सरफेस की बात करें S3 की तो इसके लिए इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि सर परपेंडिकुलर ही होता है कौन, एरिया वेक्टर। अच्छी बात है। तो हम इन तीनों सरफेस से निकलने वाले टोटल फ्लक्स की अगर हम बात करें, अगर हम चर्चा करें टोटल फ्लक्स की, तो एक क्लोज सरफेस है, बिल्कुल एक क्लोज सरफेस, एक सिलेंडर एक क्लोज सरफेस है, इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करें तो अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय द सरफेसेस φ1 φ2 φ3 है ना। φ1 मतलब S1 के कारण निकलने वाला फ्लक्स, φ2 मतलब S2 के कारण एंड S2 से निकलने वाला, और S3 से निकलने वाला फ्लक्स क्या ले लिया हमने, φ3 ले लिया। तो हम बारी बारी से इन फ्लक्सेस को देखते हैं। तो पहली बात करते हैं, पहली चर्चा करते हैं कि सरफेस S1 से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, है ना। तो हम बात करेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस S1। S1 से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखें। तो φ1 इज इक्वल टू E डॉट ds cos थीटा, यही होगा। E डॉट ds cos थीटा, है ना। E डॉट ds cos थीटा हम लोग लिखते हैं, आप es cos थीटा भी लिख सकते हैं। ds मतलब आपने, अगर ये टोटल सरफेस S है तो इसका मैंने छोटा वाला सरफेस ले लिया और उसे हमने बोल दिया कि वो क्या है, ds है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप eds cos थीटा लिखें या es cos थीटा लिखें। यहाँ पे मैं eds cos थीटा यूज कर रहा हूं। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक ये थीटा क्या होगा, यहाँ पे जो सारी महिमा किसकी है, थीटा की, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन थीटा की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है, अगर आप बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ रही है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इस S1 सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। देखो आप, ये है ना। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। अगर आप एंगल की बात करें तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, बहुत ध्यान से देखो एंगल कितने डिग्री का बनेगा। इसे ड्रॉ करके दिखाता हूं कितने डिग्री का बनेगा, है ना। आ जाए, ये एरिया का एरिया वेक्टर हो गया इस डायरेक्शन में, ये इस एरिया का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जा रही भाई साहब इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो अगर हम बात करें कि इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, अगर आप एंगल की बात करें तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का। तो अगर 180 डिग्री की बात करेंगे तो थीटा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, थीटा क्या लिखा जाएगा बेटा, थीटा लिखा जाएगा E ds cos थीटा, मतलब cos थीटा मतलब cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री की अगर हम बात करें तो cos 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, E ds माइनस का, तो ये हो गया हमारे पास में 1। φ2 की बात करते हैं, φ2 मतलब क्या, फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस S2। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू S2। अब किसकी बात कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग, S2 की बात कर रहे हैं। किसकी, S2, इस सरफेस की बात कर रहे हैं। तो इस सरफेस के लिए आप क्या बोलेंगे, क्या लिख सकते हैं, है ना। पॉज करके खुद ही बताइए और फिर उसके बाद में देखिएगा कि मैंने क्या लिखा और आपने क्या लिखा, है ना। पॉज कर लिया, लिख लिया, अब आ जाओ। φ2 मतलब S2 के कारण, मतलब E ds cos थीटा। तो थीटा क्या होगा, अगर हम बहुत अच्छे से बात करें, थीटा क्या हो जाएगा, यहां पे देखो
जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में S2 का यूनिट वेक्टर भी है या डायरेक्शनल वेक्टर भी है। तो यहाँ पे थीटा कितने डिग्री का है, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री का है। बहुत ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में इस सरफेस S2 का एरिया वेक्टर भी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज एरिया वेक्टर, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। अगर थीटा 0 है तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, EDS। क्या लिख सकते हैं, EDS, EDS। ये phi2, ये इक्वेशन सेकेंड। अब चर्चा कर लेते हैं S3 की। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू S3, फ्लक्स पासिंग थ्रू S3। इसे लगते हैं कि S3 से पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा। तो S3 से पास होने वाला फ्लक्स क्या लिखोगे आप, phi3 इज इक्वल टू E.ds cos। अब बताओ cos की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा। ये देखो, ये कर्व्ड सरफेस की बात हो रही है। ये क्या है, कर्व्ड सरफेस। S3 क्या है, कर्व्ड सरफेस। S3 क्या है, कर्व्ड सरफेस, है ना। S3 क्या है, कर्व्ड सरफेस। तो इस कर्व्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है बेटा, इसके लिए बहुत ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जा रही है, यहां से आई, ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो एंगल बना वो कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। हम क्या लिख सकते हैं, cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म दैट इज phi3 वो क्या हो गया, 0 हो गया। phi3 क्या हो गया, 0 हो गया। phi3 क्या हो गया, 0। तो हमने जो टोटल फ्लक्स लिखा था कि हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, वो टोटल फ्लक्स क्या निकलेगा उसे देख लेते हैं। टोटल फ्लक्स क्या आएगा, आ जाओ। टोटल फ्लक्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स विल बी phi1, और phi1 क्या है हमारे पास में, phi1 क्या है, phi1 है माइनस EDS प्लस phi2 क्या है हमारे पास में, इक्वेशन सेकेंड दैट इज EDS। phi3 क्या है हमारे पास में, 0। तो ये माइनस EDS, ये प्लस DS, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और टोटल फ्लक्स क्या है, 0 है। टोटल फ्लक्स क्या निकल के आया बेटा, phi t क्या निकल के आया, 0 निकल के आ गया। हो तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि टोटल फ्लक्स 0 हो गया। ये भी हमने प्रूव कर दिया कि फ्लक्स जो है, जो टोटल फ्लक्स है वो 0 है। अब अगर टोटल फ्लक्स 0 है जो कि इस क्लोज सरफेस से पास होके जा रहा है, तो क्या चार्ज इसके अंदर 0 होगा, क्या चार्ज 0 हो गया, हाँ 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। और अगर हम गॉस लॉ को फॉलो करते हैं, हम अगर गॉस लॉ को मानते हैं, हम उसके फॉलोअर हैं, गॉस लॉ के फॉलोअर हैं ना, जैसे फॉलोअर्स होते हैं ना, सेलिब्रिटीज के फॉलोअर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस के फॉलोअर्स होते हैं, उसी तरीके से हम एक फैन है गॉस के, और गॉस के फॉलोअर हैं, तो गॉस क्या बोलते हैं, phi e इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके कारण, गॉस थ्योरम के कारण। हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। यहां पे हमने प्रूव कर दिया दैट phi t टोटल फ्लक्स इज 0। तो यहां पे हम क्या रख सकते हैं, 0। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई आप यहां कर देंगे तो आपको Q की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा, 0 मिल रही है। और ये हमने क्या कर दिया, इट इज proved that if the total flux passing through any closed surface is 0, then obviously the charge enclosed by that surface will be 0। उसके अंदर चार्ज भी क्या होगा, 0 हो गया। That's it, finish। अच्छी बात, पक्की बात, समझ में आया, चलिए गुड, बढ़िया। आइए तो इसके बाद में एक और डेरिवेशन करना है। कितने सारे डेरिवेशन बताए सर आपने, डेरिवेशन पे डेरिवेशन कराए जा रहे हो आप, डेरिवेशन पे डेरिवेशन। तो एक और डेरिवेशन है, और ये डेरिवेशन किससे रिलेटेड है, टू डिडक्ट दी कुलाम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। हमें कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला निकालना है।
किसकी मदद से? गॉस लॉ की हेल्प से। आइए इसको करते हैं, हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग लगाते हैं। चलिए तो हेडिंग लगाते हैं, और हेडिंग क्या लगाते हैं कि हमें क्या निकालना है? डिडक्शन ऑफ Coulomb's law with the help of Gauss law, तो बेसिकली हमें गॉस की हेल्प से Coulomb's law को को डिडक्ट करना है, उसे बनाना है ना। तो आ जाते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। बेसिकली हमें पता है क्या है कि Coulomb's law क्या होता है। Coulomb's law होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R²। ये फॉर्मूला हमें याद है, अच्छी बात है, इसकी हेल्प से करेंगे। देखिए हमें करना क्या है, हमें गॉस लॉ को यूज करना है, गॉस की प्रॉपर्टीज को यूज करना है, गॉस ने जो चीजें बताई हैं उसे यूज करना है, और उसकी हेल्प से हमें इसे करना है। तो पहली बात तो अगर गॉस लॉ की हेल्प से करना तो हमारे पास में क्या होना चाहिए? क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, और इस सरफेस में एक चार्ज होना चाहिए जिसे कि क्लोज सरफेस रखेगा। ऐसा मान लिया हमने कि क्लोज सरफेस है और इसकी रेडियस क्या है? R है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल के जाएगी, है ना। इस क्लोज सरफेस के सरकमफ्रेंस पे एक चार्ज एज्यूम कर लिया, दैट इज Q0, और ये टेस्ट चार्ज, ये क्या है? टेस्ट चार्ज। क्या है ये? टेस्ट चार्ज। अच्छी बात है। तो अगर ये टेस्ट चार्ज है और इस सरफेस का टोटल सरफेस जो है एरिया वो मैंने S माना, तो यहां पर एक छोटा सा एरिया हम लोग ले सकते हैं, दैट इज ds। छोटा सा सरफेस ले लिया, क्या ले लिया? छोटा सा सरफेस ds ले लिया। इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी n कैप। बहुत ध्यान से देखें, सरफेस ds के लिए एरिया वेक्टर n कैप है। ये n कैप उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छी बात है। तो इस ds से जो निकलने वाला फ्लक्स है वो कितना लिख सकता हूं मैं? फ्लक्स क्या लिख सकते हैं? फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया ds क्या लिख सकते हैं? फाई E = E डॉट ds, दैट इज d phi = E डॉट ds। cos थीटा 0 होगा, इसलिए केवल E डॉट ds लिखा है ना। cos थीटा 0 होगा क्योंकि देखिए इसका डायरेक्शन वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा 0, तो E डॉट ds। हमें अगर टोटल सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स की बात करें, टोटल फ्लक्स पासिंग, तो टोटल फ्लक्स पासिंग क्या होगा? उसके लिए क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन जैसा पहले किया था, दैट इज E डॉट ds। अच्छी बात है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d फाई E, क्या बन जाएगा? बड़ा हो जाएगा, फाई E बन गया, E बाहर आ जाएगा, ds जो हमारा है ये ds क्या बन जाएगा? ये ds बन जाएगा s। क्या बन जाएगा? s। और बेसिकली s क्या है? s क्या है? 4 पाई R²। तो d फाई E = E into 4 पाई R²। दिस इज इक्वेशन 1। 4 पाई R² मतलब सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेयर। तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई R², इसलिए वहां पे लिखा। अच्छी बात है। सर गॉस लॉ की हेल्प से हम जानते हैं, क्या जानते हैं? गॉस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमारे पास क्या है? फाई E = Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो हम अगर इक्वेट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर आप इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इक्वेशंस को
देखिए ऑन इक्वेटिंग व्हाट यू विल गेट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छी बात है। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जाएगी, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अच्छी बात है सर, ये वैल्यू निकल के आ गई एक, है ना, एक वैल्यू निकल के, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब बहुत ध्यान से देखो, ये चार्ज प्लस Q और ये अगर टेस्ट चार्ज भी सेम पोलैरिटी का है प्लस Q नॉट, तो ये प्लस Q चार्ज इस Q नॉट चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q, इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स कितना आएगा, F इज इक्वल टू Q नॉट E, F इज इक्वल टू Q नॉट E। Let us say this is equation 3rd and this is equation 4. Put the value of electric field from equation 3 in equation 4. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से निकाल करके यहां पे रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्या यही मिल रहा है, देखो यही मिलेगा, बिल्कुल सर यही मिलेगा। और यही हमारा कूलम्ब्स लॉ है, यही हमारा कूलम्ब्स लॉ है, यही निकालना था, यही प्रूफ करना था, है ना। तो आई होप जो आज क्लास ली, जो भी डेरिवेशंस हमने किए, वो डेरिवेशंस आपको समझ में आए होंगे, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इन्हीं डेरिवेशंस पे, इन्हीं फॉर्मूलेस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, अदर न्यूमेरिकल्स, विल डू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। और उसके बाद में क्या करना है, उसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसी में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, है ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो आई होप समझ में आया, बढ़िया, चलिए। सो ऑल द बेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।